तो आपने 49 नगर निकायों में लोकतंत्र को 2 सालों से सस्पेंड रखा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं जमीन विवाद में, खासतौर पर हत्याएं बहुत ज़्यादा, राजधानी में जिस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, ये बहुत चिंता का विषय है कि इस साल जो है वो अफीम के खिलाफ जैसा अभियान चला, मैंने कम से कम पिछले 10-15 वर्षों में तो नहीं देखा। तो इसका मतलब है कि अफीम की खेती कितने बड़े पैमाने पे हो रही है। अब आपको इसके जड़ में जाना होगा, भाई क्यों अपराध क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे की एक वजह तो मूल वजहों पे भी जाना होगा। नहीं, देखिए ये है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है, कहा जाता है, कहावत है कि भैया आप जो काम करते हैं उसकी आवाज़ दूर तक गूंजती है। लूट मार जो है वो बढ़ा है। अभी आप देख लीजिए 2 दिन पहले ओरमांझी में जेवर दुकान में दिन दहाड़े लूट हुई जी। ड्रग्स का धंधा रुकना चाहिए, अफीम का धंधा रुकना चाहिए। अब आप चुनावी मोड में हमेशा तो नहीं रखते हैं, तो हेमंत सोरेन से ही सीख लेंगे लोग कम से कम कि वैसे कब किस मौके पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों आज हम बैठे हैं हेमंत सोरेन सरकार के 6 माह होने को जा रहे हैं। इस 6 माह में कितने छक्के लगाए कि चौके मारते मारते ही सरकार ने दम तोड़ दिया, जिसकी अगुवाई युवा तेज तर्रार माने जाने वाले नेता हेमंत सोरेन कर रहे हैं। इनके बारे में अब ये खबर भी आम है कि वह आदिवासी समाज के राष्ट्रीय नेता हो चुके हैं। तो क्या यह सरकार सिर्फ आदिवासियों के लिए ही काम कर रही है या और भी जो समाज है उसके विकास, उसके कल्याण की दिशा में भी कोई कदम इसने उठाया? दरअसल हमारे साथ अभी मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, कई अखबारों में, कई मीडिया हाउस में महत्वपूर्ण पदों पर रहे, आईनेक्स के संपादक भी रहे, श्री शंभुनाथ चौधरी। तो उनसे हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ये छक्के लगे या चौके में ही हेमंत सोरेन ने दम तोड़ दिया। जी शंभू जी बताएं आप। नहीं, देखिए अभी 6ठे महीने में हेमंत सोरेन की सरकार दाखिल हुई है जी, और हेमंत सोरेन 2 जी से अपेक्षा जो है, हाँ, जाहिर तौर पर जनता को ज़्यादा है। पहली बार इतनी बड़ी बहुमत से किसी ने झारखंड में सरकार बनाई है, 2/3 बहुमत से। कहते हैं 56 इंची वाली बताया जाता है जी। तो भाई उम्मीदें भी जो है वो, काम भी जो है वो पहले की तरह नहीं, काम भी चाहिए ऐसा, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदें जो हैं इस सरकार से है। अब है कि इन 5 महीनों में काम के लिहाज से कोई ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि बहुत कोई क्रांतिकारी कोई ऐसा बहुत कदम उठा लिया, ऐसा भी नहीं है। आज जरूर कुछ घोषणाएं जो हैं जो उन्होंने चुनाव के दौरान की थी जी, उस दिशा में उन्होंने पहल की है। जैसे आज अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बीमा योजना, इससे पहले राज्यकर्मियों के कल्याण के लिए बीमा योजना जी, खिलाड़ियों को आवास देने का मामला था, सलीमा टेटे और एक और जी, निक्की प्रधान, इन 2 खिलाड़ियों को उन्होंने दिया। तो ठीक है, ऐसा भी नहीं कर सकते कि सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही है, काम अपनी घोषणाओं की दिशा में वो बढ़ रही है। लेकिन जो एक मोर्चा है, जिन 2 मोर्चों पे उनको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, एक तो वो है कि जो युवाओं की उम्मीदें हैं, उनके रोज़गार का जो सवाल है, उनकी रुकी हुई परीक्षाओं का जो सवाल है, रुके हुए रिजल्ट्स का जो सवाल है, एक तो वो, और दूसरा कानून व्यवस्था का मामला। पहले हम बात करते हैं युवाओं, जेपीएससी, जेएसएससी और बाकी डिपार्टमेंट्स में जो बहालियां होनी है, सचिवालय में हो या तमाम जगहों पे पद तमाम खाली पड़े हैं। ये ठीक है कि झारखंड में हर बहाली जो है का रास्ता कोर्ट से होकर गुजरता है, कि आप ऐसा संभव नहीं हो पाता है झारखंड में कि किसी संस्था ने परीक्षा ले ली और बहालियां जो है वो आराम से हो गई। अभी 26,000 शिक्षकों की बहाली का मामला है, हालांकि उसमें अदालत ने मेरा ख्याल है कि 2-3 महीने का और वक्त दिया है कि आप रिजल्ट जारी कीजिए, 26,000 टीचर्स की बहाली होनी है जी। लेकिन ये इसकी प्रक्रिया जो है वो पिछले कार्यकाल में शुरू हुई थी। एक जिस बड़े वादे से हेमंत सोरेन की सरकार से निराशा हुई इस 2 में, वो ये कि इन्होंने कहा था कि भाई हम कैबिनेट की पहली बैठक में ही परीक्षाओं का कैलेंडर जो है वो घोषित कर देंगे जी।
मुझे लगता है कि कैलेंडर तो घोषित करने में सरकार को चूक तो नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि अभी जेएसएससी ने कुछ परीक्षाओं की घोषणा की है, लेकिन कई बड़े सवाल हैं। आपने कई महीनों तक जेपीएससी के चेयरमैन का पद खाली रखा, बड़ी मुश्किल से एक नियुक्ति हुई है, लेकिन नियुक्ति के बाद भी चीज़ें आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही। और उससे पहले पेपर लीक को लेकर कितना विवाद हुआ। अभी जेपीएससी की रिसेंट जो परीक्षा हुई 9-10 महीने होने को आए, 10 महीने के बाद भी जो है आप उसका रिजल्ट जो है वो जारी नहीं कर रहे हैं। नतीजा क्या है कि छात्रों में निराशा है। अब सिविल सर्विस की परीक्षा जो है वो सबसे बड़ी परीक्षा होती है राज्य की। जी। आप यही बिहार की तुलना कर लें तो तमाम विवादों के बावजूद वहां भी मामले कोर्ट में जा रहे हैं, वहां भी विवाद खड़े हो रहे हैं, वहां भी पेपर लीक जैसे मामले आ रहे हैं। सिस्टम में तमाम बेईमान लोग भर गए हैं तमाम जगहों पे। बहुत आसान नहीं है आज की तारीख में कि बहुत साफ सुथरी आप परीक्षा ले लें, और चाहे केंद्र के स्तर पर परीक्षाएं होती है, नीट परीक्षा को लेकर विवाद हो जा रहा है, किसी भी परीक्षा को लेकर विवाद हो जा रहा है। तो जेपीएस सिविल सर्विस की परीक्षा आप नहीं ले पा रहे हैं, और अगर 5 साल में 5 साल पिछला टेन्योर रहा, आपने एक परीक्षा ली जिसको 6ठी 7वीं 8वीं का नाम दे दिया आपने। इस बार भी आपने एक दूसरी परीक्षा कराई, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो रोक रखा है। मुझे लगता है कि सरकार को ये प्राथमिकता तय करनी होगी। और रोजगार का जो सवाल है कि आप कैलेंडर घोषित कीजिए, और बहुत स्ट्रिक्टली अगर फॉलो अप करा पाते हैं तो यकीन मानिए कि हेमंत सोरेन की सरकार अगर इस मोर्चे पे काम करती है तो एक न सिर्फ ये कामयाबी होगी, बल्कि कामकाज के मोर्चे पे भी, उपलब्धियों के भी मोर्चे पे इस सरकार के खाते में एक ऐसी चीज़ आएगी जिसकी बदौलत आप बहुत शान के साथ अगले चुनावों में जा सकते हैं। तो एक तो परीक्षाएं बहुत कराई है, युवाओं की बहुत उम्मीदें हैं, लगातार ट्विटर पे सोशल मीडिया पे आंदोलन चलता है, उनकी नौकरी से जुड़ी हुई परीक्षाएं जो है, और इन दोनों संस्थाओं को जो है बहुत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। दूसरी बात संक्षेप में, कानून व्यवस्था को लेकर हाल में कई चुनौतियां पैदा हुई हैं। नक्सलवाद पे जरूर काबू हुआ है, नक्सलवाद जो है वो उसमें केंद्र और राज्य दोनों की बातें हैं, लेकिन ठीक है, राज्य सरकार को श्रेय जाना चाहिए। लोकल पुलिसिंग जो है वो उसके बगैर संभव नहीं होता है। बूढ़ा पहाड़ को आपने फतह कर लिया, जो नक्सलियों से बल्कि एक कहिए कि एक तरीके से आज़ाद कराया उसका आपने। अब एक जो इलाका बचा हुआ है कोल्हान का इलाका, जहाँ पे कहे जा रहे हैं कि नक्सली है अभी भी कुछ, जिनके खिलाफ मुहिम की बात हो रही है, और अब डीजीपी का तो बयान है कि मानसून के पहले उनको खत्म कर देंगे। चलिए ठीक है, नक्सलवाद दम तो तोड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं जमीन विवाद में, खासतौर पर हत्याएं बहुत ज़्यादा, राजधानी में जिस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। गोलियां लूट मार ये भी बढ़ा है, लूट मार जो है वो बढ़ा है। अभी आप देख लीजिए 2 दिन पहले ओरमांझी में जेवर दुकान में दिन दहाड़े लूट हुई जी, परसों की घटना है। और राजधानी अगर अपराध मुक्त नहीं रहेगी, रांची में अगर अपराध होते हैं, इस तरीके के बड़े क्राइम होते हैं, दिन दहाड़े दुकानें लूट ली जाएं, हत्या हो जाए किसी की, चाहे जिस भी वजह से हो। अब आप कहते हैं कि जमीन की वजह से हत्या हुई, जमीन दलाली की, फिर जिस भी वजह से हो रही है, जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है ना, जिम्मेदारी बनती है, आप उस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। तो पुलिसिंग जो है वो उसको टाइट करने की ज़रूरत है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एकदम बेखौफ हो, लेकिन अब आपको इसके जड़ में जाना होगा, भाई क्यों अपराध क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे की एक वजह तो मूल वजहों पे भी जाना होगा। बेरोजगारी जो है वो, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, आप ऐसा माहौल बनना चाहिए कि युवाओं का ध्यान जो है वो अपराध की तरफ न जाए। नशाखोरी जो है वो बहुत बड़ी, ड्रग जो है वो बहुत बड़ी समस्या। हालांकि इस बार ये मैं झारखंड पुलिस को कम से कम इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि इस साल जो है वो अफीम के खिलाफ जैसा अभियान चला, मैंने कम से कम पिछले 10-15 वर्षों में तो नहीं देखा। तो इसका मतलब है कि अफीम की खेती कितने बड़े पैमाने पे हो रही थी। मैं समझता हूँ कि 50,000 एकड़ से भी ज़्यादा
की ज़मीन पे जो है वो चतरा, खूंटी, इन सब में ज़्यादा। हाँ, 9 जिले हैं ऐसे, 9 जिले हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है। ठीक है, आपने अभियान चलाया, लेकिन ड्रग्स का धंधा रुकना चाहिए, अफीम का धंधा रुकना चाहिए, और राज्य में एक ऐसा वातावरण बनना चाहिए कि लोगों को लगे कि नहीं, हम यहाँ पे महफूज हैं। बाहर से जो लोग आते हैं, हम आप रांची में रहते हैं तो सामान्य तौर पे आपको बहुत तकलीफ नहीं होती है। एक चेन स्नैचिंग की घटना को छोड़ दें, चेन स्नैचर भी बहुत बड़ी चुनौती बने हुआ है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत घटनाएं हुई हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि चेन स्नैचिंग की घटना और हेमंत सोरेन की सरकार पे बात कर रहे हैं कि भैया आप उसकी जिम्मेदारी, लेकिन ठीक है, ये इससे वो ये घटनाएं जो हैं इन पे अगर आप काबू पा लेते हैं तो ये आईना होता है ना। अगर सुर्खियाँ इस तरीके की बने कि हाँ भाई इस तरीके की घटनाएं नहीं होती हैं या रोज़ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिसिंग पे तो सवाल उठता है। तो मुझे लगता है कि पुलिसिंग पे मोर्चे पे सरकार को काम करने की ज़रूरत है। और रोज़गार का सवाल जो है वो, ये 2 सवाल ऐसे हैं, 2 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर बड़े ढोल पीटे गए चुनाव के दौरान, लेकिन उसके बाद जो है वो गाड़ी चल नहीं पा रही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, ठीक बात है। देखिए, नहीं, देर से, विलम्ब से, हाँ, विलम्ब से तो मिल रहा है, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। उसमें देखिए कई तरह की गड़बड़ियाँ सामने आई। जब आपको देखिए, वो योजना तो लाई गई थी चुनावी लाभ के उद्देश्य से, मास्टर स्ट्रोक माना गया था कि भाई ऐसा है, और उसमें कामयाब भी रहेगी, गेम चेंजर साबित हुआ। लेकिन ठीक है, थोड़ा विलम्ब हो रहा है। बाकी से आधार से लिंक करना जरूरी है, क्योंकि अब हमने इस तरीके के भी मामले देखे कि एक व्यक्ति के खाते में जो है 90 लोगों के, और वही बाहर का व्यक्ति जो है वो उठा रहा है, पुरुष है उसके खाते में जा रहा है। तो इस तरीके की जो गड़बड़ियां थी, क्योंकि जितने कम समय में इस योजना को लाया गया, इसके लिए एक लंबी कवायद की जरूरत थी, हर स्तर पर जाँच होने की जरूरत थी। जल्दबाजी में लाई गई योजना। तो ऐसे लाभुक आ गए, ऐसे लाभार्थी आ गए जो इसके पात्र नहीं थे। कई ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी वाले फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक ही परिवार में कई लोग उठा रहे हैं। तो वो गड़बड़ियाँ दुरुस्त की जानी चाहिए। और आज की खबर ये है कि 50 लाख ऐसे लोग चिन्हित हुए हैं तमाम स्क्रीनिंग के बावजूद, कि जिनके खाते में इस महीने 15 तारीख को 2 महीने की राशि जाएगी। तो देखिए, ठीक है, अगर ये गड़बड़ियाँ दूर होती हैं, जो अपात्र लोग हैं, जो कुपात्र लोग हैं, अगर वो छटते हैं, उनको सूची से बाहर किया जाता है। क्योंकि देखिए, अगर इस तरीके की गड़बड़ियां भी पकड़ी जाएंगी तब भी तो सरकार की ही बदनामी है। कि भाई आप अगर एक ही व्यक्ति जो है कई लोगों का लाभ उठा रहा है, बेजा लाभ उठा रहा है, तो भी बदनामी सरकार की होती है, सरकार के सिस्टम की है। और कहीं ना कहीं ऑडिट में ये मामले पकड़े जाएंगे तो सरकार पर भी सवाल उठेगा, उनके अफसरों पर भी सवाल उठेगा। 2-3 मुद्दे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल हैं, और विपक्ष प्रमुख पार्टी वही है, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी। चुनाव के दरमियान भी वो मुद्दा उठा रही थी, और आज भी उनका वही मुद्दा है, बांग्लादेशी। और उसके बाद फिर हेमंत सोरेन सरकार में कुछ बड़े मंत्री हैं, जैसे इरफान अंसारी हैं, बीच में उनका भी बयान, हफीजुल हसन का भी अच्छा बयान नहीं था, उसकी भी आलोचना हुई। तो इन सब को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे बदनामी नहीं हो रही है सरकार की? नहीं, देखिए, ये है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है, कहा जाता है, कहावत है कि भैया आप जो काम करते हैं उसकी आवाज़ दूर तक गूंजती है, बजाय इसके कि आप शब्दों से बात बोलते हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं। इरफान अंसारी कोशिश तो करते दिखते हैं कि हाँ कुछ चीज़ें जो है काम किया जाए, दौड़ते भागते फिरते हैं, कभी ये अस्पताल कभी वो अस्पताल, निजी अस्पतालों के खिलाफ शिकायतें मिलती हैं तो तत्काल कार्रवाई, ठीक है। लेकिन उनके साथ मुश्किल यही है कि वो काम से ज़्यादा जो है वो फालतू की चीज़ों में जो है उसमें भी बहुत वक्त जाया करते हैं। और पॉलिटिकल बयानबाजी जो है वो, भाई हमेशा आप चुनाव में नहीं है ना, चुनाव का समय हो और उस समय जो बयान हो वो बात अलग होती है। ये जो रोग लग गया है देश को कि भैया हमेशा चुनावी मोड में रहो, तो अगर आप उस मोड से बाहर नहीं आएंगे, इरफान अंसारी या हफीजुल अंसारी या जो भी है, कोई भी लीडर हो ऐसा, आप बल्कि इस मायने में मैं ये समझता हूँ कि हेमंत सोरेन का अगर आप सोशल मीडिया हैंडल देखेंगे बहुत सदी हुई प्रतिक्रिया है, कम से कम सोशल मीडिया पे या बाकी सारी चीज़ों पे हेमंत सोरेन राजनीतिक तौर पर जो है खुद बहुत परिपक्व दिखते हैं। अभी इतनी बड़ी घटना हो गई पहलगाम में, बहुत संतुलित प्रक्रिया आ गई। अभी जातीय जनगणना का मामला, एक लाइन की बात उन्होंने कही कि भाई देर से आए लेकिन आना पड़ा आपको।
तो अब आप देखिए कि बात जो है उस पर भी असर होती है कि अगर आप एक लाइन भी कहते हैं तो असर जो है उतनी ही दूर तक होती है। अब आप चुनावी मोड में हमेशा तो नहीं रह सकते हैं, तो हेमंत सोरेन से ही सीख लेंगे लोग कम से कम कि वैसे कब किस मौके पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। इससे तो आप सरकार की छवि पे डेंट पहुंचाएंगे। अब रिम्स निदेशक को आपने जिस तरीके से रातों रात हटाया, भाई हटाना ठीक है, वो आपके पैमाने पे खड़े नहीं उतरे, प्रोसेस को फॉलो कर लेते ना, अदालत में किरकिरी तो नहीं हुई रहती। उस चिट्ठी में इनका भी हवाला है। हाँ ठीक है, तो भाई अगर आपने सीएम से मंजूरी ले ली है, आपने जरूर सीएम तक ये रिपोर्ट पहुंचाई होगी कि तमाम गड़बड़ियां कर रहे हैं। हो सकता है गड़बड़ियां हो रही हो, इससे कौन इनकार कर सकता है कि कोई रिम्स में कोई रामराज आ गया, ऐसा भी तो नहीं है। रिम्स में गड़बड़ियां नहीं हो रही, ऐसा भी तो नहीं है। लेकिन सवाल है कि किसी को भी रखने का और किसी को भी हटाने का जो तरीका है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। अब आप 8 बजे रात में हटाते हैं और तमाम मीडिया हाउसेस को खुद से वो ऑर्डर जो है वो भेजते हैं और हीरो बनने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, इससे रिम्स के निदेशक के हटने से जनता खुश नहीं होने वाली है, या व्यवस्था वहाँ सुधरेगी। आपने व्यवस्था की दिशा में कुछ कदम उठा दिया तब बात समझ में आएगी कि भाई हाँ ये बात जो है ये समझ में आती है। आप एक निदेशक को लाएंगे, उसकी जगह दूसरा बिठा देंगे, इससे क्या परिवर्तन होना है? परिवर्तन जो है वो दिखना चाहिए व्यवस्था में। आम आदमी को इससे कोई मतलब नहीं कि रिम्स का डायरेक्टर कौन है। जो हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो अखबार पढ़ने वाले लोग हैं, वही उन्हीं को इनसे वास्ता है। बाकी आप ये देखिए कि पर्ची कटाने में कितनी दिक्कत हो रही है, किनको कौन जमीन पे लेट के वहां पे किनका इलाज हो रहा है, किनको स्लाइन नहीं मिल रहा है, कहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं है, कहाँ ओपीडी जो है वो लावारिस पड़ी हुई है। इन चीज़ों पे तवज्जो दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। और आप कहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को टाइट करेंगे, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटलों की बहुत मनमानी है, करना भी चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ। सरकारी व्यवस्था भी दुरुस्त कीजिए ना, तमाम हॉस्पिटल्स, और केवल रिम्स नहीं है, बाकी तमाम हॉस्पिटल्स हैं, उसको दुरुस्त करना हो। तो मुझे मेरा मानना है कि हेमंत सोरेन को भले ही वो कांग्रेस कोटे के मंत्री हों या कहीं के मंत्री हों, कम से कम उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए। और हेमंत सोरेन को भी समझाइश जो है उनको भरपूर देनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो जो है मंत्री जो है वो आपकी काबीना का मंत्री है, तो वो आपकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा या उसका लाभ जो है वो अच्छा काम करेगा तब भी आपके हिस्से में आएगा, और विवाद में रहता है तो भी आप मुश्किल में फंसेंगे। एमजीएम अस्पताल की हालत ऐसे ही है, तमाम मेडिकल कॉलेजेस की हालत देख लीजिए ना। दुमका मेडिकल कॉलेज में 6-6 दिन 7-7 दिन वहाँ पे स्टूडेंट जो है वो पानी नहीं आ रहा, बाल्टी लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, बिजली की व्यवस्था नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, 7-7 दिन हड़ताल चल रही है। भाई ये क्या हो रहा है? धनबाद का बुरा हाल, धनबाद का वही हाल, तो सब जगह पे तमाम मेडिकल कॉलेजेस का यही हाल है। तो उस दिशा में आप जमशेदपुर में देखिए वहाँ का जो अस्पताल था सरकारी, आज दीवार गिर गई, छत गिर गई, ये सभी लोग ध्यान नहीं देते। तो ये इमारतें पुरानी हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि देखिए आपको बहुत बड़े काम कर, सरकार को बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो सरकारें सोचती है कि बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं लाकर बहुत, बिल्कुल ये मैं भी कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों को आप दुरुस्त कर दीजिए। अगर वो सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, आप इसकी बात। अच्छा, और क्या होता है कि सरकारें नई नई योजनाएं लेकर आती है, नए स्कूल खोल रहे हैं, जो स्कूल आपका ऑलरेडी पहले से उसे सुधारिए आप। अब इस पे बात नहीं करते, तो आप छोटी छोटी चीजों को दुरुस्त कीजिए ना। नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ है जी, हाँ नहीं हुआ, तो भाई जी अब उस दिशा में आपने, अब पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट आई है, जब तक आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होगी तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल। तो आपने 49 नगर निकायों में लोकतंत्र को 2 सालों से सस्पेंड रखा है, ये तो अच्छी बात नहीं है, और इसकी वजह से आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। अर्बन प्लानिंग के कई पैसे जो है वो केंद्र सरकार नहीं रिलीज कर रही है जी, यूटिलिटी सर्टिफिकेट आप नहीं दे पा रहे हैं, तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। अभी 10 तारीख को देखिए पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक होनी है, यहाँ पे अमित शाह आने वाले, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री आने वाले जी। तो उस बैठक में मेरी जो जानकारी है कि सरकार केंद्र पे बकाया राशि, बिहार और झारखंड के बीच पेंशन की देनदारी का मामला है, ये सारे सवाल जो है उठाने वाली है। अभी दीपिका पांडे सिंह भी गई थी, शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई, उन्होंने मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा फंड रुका हुआ है उसके पैसे के पैसा तो मिलना चाहिए, ठीक है। केंद्र पे भी जो आरोप लगता रहा है वो एकदम पूरी तरह बेवजह नहीं है, पूरी तरह बेवजह नहीं मैं मानूंगा कि झारखंड के हिस्से में कुछ तो बेईमानी जरूर हो रही है, इसमें कोई सरकार ने इसको कभी खारिज नहीं किया कि हाँ भाई
केंद्र सरकार ने भी कभी हम ठोक कर नहीं कहा। अभी कोयला मंत्री आए थे 2-3 महीने पहले, तो सीएम पीडीआई में और वहाँ कार्यक्रम था, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ जो मसला है हम लोग बैठ के जो है वो बात तय करेंगे कि हाँ जो बकाया है उसको सुलझाएंगे। बकाये की राशि आ जाए इससे पब्लिक को बहुत मतलब नहीं है। पब्लिक को मतलब है रिजल्ट आप कहाँ है। आप अपने आप कह रहे हैं कि हम अपने संसाधनों के भरोसे, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को दुरुस्त कीजिए। और एक और बात जिसकी बात मैं कहूँगा कि जिसकी वजह से जनता बहुत परेशानी में महसूस करती है, आप गाँवों में चले जाइए, और हेमंत सोरेन भी ये बात कहते हैं कि अंचल कार्यालयों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, भाषणों में चेतावनी देते हैं, लेकिन एसीबी की 2000 कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं होता, कोई चीज़ दुरुस्त नहीं हुआ। अभी आप देखिए कि गिरिडीह में एक ब्लॉक है जहाँ 2-3 दिन पहले जो है 20 दिनों से लोग बैठे हुए थे धरने पे अंचल में। क्यों बैठे थे? बैठे थे कि वहाँ रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति उनको चाहिए, कि वो चाहते थे कि भैया आपने रजिस्टर 2 में जो जमीन की मूल पंजी होती है, जिससे पता चलता है जमीन का वो तो उससे पता चलता है कि किसकी जमीन है, किसके नाम पे है। रजिस्टर 2 ही है जो है वो जमीन का सबसे प्रमाणिक रजिस्टर होता है। उसकी छाया भाई कौन सा, ये कितनी बड़ी डिमांड थी। सीओ जो है, वहाँ मारपीट हो गई 20 दिनों पे। जब लोगों के हुआ तो उन्होंने सीओ को बंधक बना लिया। आपकी पुलिस गई, मारपीट हुई, लाठीचार्ज हुआ। जो लोग धरना दे रहे थे, जाहिर है कि उन्होंने सीओ को बंधक बना लिया। गलत काम तो किया ही था, आपने मारपीट की या पुलिस ने मारपीट की, लोग घायल हुए और वही लोग जेल चले गए। लेकिन आपने ये जिम्मेदारी कहाँ तय की कि हाँ रजिस्टर 2 जो है उसकी फोटोकॉपी, उसकी सत्यापित प्रति कोई आदमी अगर चाहता है तो क्यों नहीं मिलनी चाहिए उसको। अब ये छोटा सा मसला है, आपको लग सकता है कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अंचल कार्यालयों में और थानों में जो भ्रष्टाचार है, आप अगर उसको दुरुस्त कर देंगे तो किसी भी सरकार को बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी परेशानियों से अगर कोई सरकार राहत दिला दे तो उससे बड़ी कामयाबी कुछ भी नहीं होगी। अन्यथा मैया सम्मान योजना, अधिवक्ता कल्याण योजना, ठीक है, तमाम चीजें ये सब ठीक है। ये लाभुकों का छोटा छोटा वर्ग है। 50 लाख महिलाओं को आपने दे दिया, 25,000 वकीलों को, 50,000 वकीलों को आपने फायदा पहुंचा दिया, कुछ और को फायदा पहुंचा देंगे, ठीक है। लेकिन ये छोटे छोटे सेक्शंस हैं, केवल आर्थिक मदद पहुंचाना जो है वो विकास नहीं है। बस अंतिम सवाल शंभू जी वो ये है कि इतना तो आप मानते कि रन बन रहा है, सरकार रन बना रही है, ठीक है, छक्के नहीं लगा पाई, चौके नहीं लगा पा रही है, रन तो बन रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है। या आप इस 6 महीने के कार्यकाल में कितना नंबर देना चाहेंगे? नहीं, अब मैं नंबर से तो अभी बचना चाहूंगा मैं कि नंबर अभी कोई ऐसा नहीं है कि हाँ हम लोग अभी बैठे अचानक से कोई तय कर दिया कि हाँ सरकार को नंबर देना चाहिए। मैं उसके पक्ष में नहीं रहता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जो विपक्ष है उसको तो फिलहाल उन्होंने निरुत्तर कर रखा है हेमंत सोरेन ने। कोई ऐसा बड़ा बयानों की बात छोड़ दीजिए, बयानों पे आप देख लीजिए कि हाँ तमाम तरीके की चीज़ों पे। अब आप देख लीजिए विपक्ष जो है, मुझे तो लगता है कि कई बार जो बीजेपी है अगर सोशल मीडिया ना हो तो पता नहीं इनका पॉलिटिक्स कैसे चलेगा, पता नहीं चलेगा। और रोज एक सूत्री कार्यक्रम है। आप बाबूलाल मरांडी का एक हैंडल खंगाल लीजिए या सोशल मीडिया हैंडल खंगाल लीजिए, एक सूत्री कार्यक्रम है कि हेमंत सोरेन को गाली देना। तो भाई केवल सरकार को गाली दे के आप राजनीति कर लेंगे? आप जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेके जाइए ना, उस पर बात हो ना। अब यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो मामला था गिरिडीह की घटना थी, वो संभवतः बाबूलाल मरांडी के इलाके का मामला है। आप वहाँ के विधायक हैं जी, आपके हस्तक्षेप से भी मामला, विधायक नहीं भी है तब भी आप इलाका आप ही का है। मुझे नहीं पता कि संभवतः तीसरी या कौन सा ब्लॉक था, लेकिन जो भी गिरिडीह के ब्लॉक राजधनवार से है वही। हाँ जो भी हो सकता है भाई। बाबूलाल मरांडी तीसरी के रहने वाले हैं, रहने वाले तीसरी के हैं, हाँ। या किसी और ब्लॉक का, अगल बगल के ब्लॉक का मामला हो, मैं भूगोल में नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि बाबूलाल मरांडी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे क्या इसमें? बिल्कुल। एक स्थानीय प्रतिनिधि के तौर पे आप काबीना मंत्री का दर्जा है, नेता प्रतिपक्ष है, आपके कहने पे सीओ उसकी सत्यापित प्रति नहीं देता तो ठीक है। सार्थक राजनीति विपक्ष की ओर से भी बहुत नहीं हो रही है। अब देखिए ये है कि सरकार इन 2-3 चीज़ों पे मेरे हिसाब से अगर 3 प्राथमिकताएं सरकार तय कर लें कि जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, सड़क, बिजली, पानी,
और सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार, छोटे सरकारी दफ्तर जहाँ से रोज लोगों का आना जाना है, अंचल कार्यालय, नगर निगम, नगर पालिका, ऐसे दफ्तरों में, थाना पुलिस, वहाँ पे भ्रष्टाचार पे थोड़ा आप नियंत्रण कर लें। युवाओं के जो रोजगार का मसला है, उनकी नौकरियों की परीक्षा जो है वो समय पे निकले, परीक्षाएं नियमित तौर पे हों, ये मसला सुलझा लें और कानून व्यवस्था को ठीक कर लें। अगर इन 3 मोर्चों पर सरकार अच्छे तरीके से काम कर ले। 6 माह में 6 माह तो पूरे हुए नहीं, होने जा रहे हैं। होने जा रहा है। निराशाजनक स्थिति नहीं है, ये आपका मानना है? हाँ, नहीं, ठीक है। मैं अभी ऐसा नहीं कहूँगा कि यहाँ की बहुत निराशाजनक स्थिति, ऐसा है कि यहाँ की बहुत निराशाजनक स्थिति है, ऐसा मैं भी नहीं मानता हूँ। उम्मीद है सरकार से, सरकार काम करती हुई, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल स्थिर सरकार दिख रही है और केवल राजनीति में। हाँ, कम से कम हेमंत सोरेन तो मुझे एक्टिव दिखते हैं, और हेमंत सोरेन का टेम्परामेंट जो है वो मुझे पसंद आता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे, हो सकता है ये मेरा व्यक्तिगत मूल्यांकन हो, पूरी सरकार सही चाल चल रही है। हाँ, पूरी सरकार को भी उनके साथ कदम के मिलाकर चलना चाहिए। सरकार के मंत्रियों की भी चाल ऐसे ही होनी चाहिए। अगर ऐसा हो पाता है तो बड़ी बात होगी। मुझे शुक्रिया है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, तो बिल्कुल सदी चाल से चल रहे हैं हेमंत सोरेन। सरकार को भी कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। और इसके साथ हमें इजाज़त दे आज्ञा दें। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। और दोस्तों, वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।